मंजिल को ना पाने की उल्फत सी थी, सवालों जवाबों की मसलहत सी थी। कठिनाइयों को चीरना इतना आसान न था, मेरे हुनर को खुदा तेरे परख की ज़रूरत सी थी। कॉमेडी जगत में अपना नाम जमाने वाले, अपना राज जमाने वाले हर दिल अजीज गजोदर भैया के किरदार से मशहूर गजोदर भैया उर्फ राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे अतिथि के रूप में पधारे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बेहद स्वागत। थैंक यू कौशिकी, थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छा इंट्रो किया भाई। ये शेर तुमने खुद लिखा है? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहनत। बड़ा अच्छा लगा। नहीं, वो शेर बहुत बड़ा था, उसमें बड़े गाढ़े गाढ़े अल्फाज थे। क्या मसनत, क्या मसलहत मसलहत वाला तो मुझे तो लगा कोई ये तो बुजुर्ग होगी, लेकिन तुम तो बड़ी छोटी हो, मसलहत लेके आई हो। दैट्स नाइस, अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपके पिताजी एक कवि रहे जी, और आपने कॉमेडी को एज अ प्रोफेशन चुना, क्यों? मेरे पिताजी कानपुर में कचहरी में नौकरी करते थे, सरकारी कर्मचारी थे, और उनको साथ में कविताएं करने का शौक़ था और वो कविताएं लिखते थे। तो और जाहिर है गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से वो इसको फुल टाइम जॉब नहीं बना पाए। वो सिर्फ सैटरडे या संडे कवि सम्मेलन में जाते थे। तो मैं छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो दिन में मैं जब वो ऑफिस चले जाते थे तो उनके झोले से उनकी डायरी निकाल के पढ़ता था, कुछ याद करके अपने दोस्तों को सुना देता था। वो आँख क्या पत्थर जो किसी से लड़ी ना हो, वो खटिया भी क्या जो खड़ी ना हो, वो इश्क भी क्या जिसमें तोहमत मड़ी ना हो, वो आशिक भी क्या जिस पे चप्पल पड़ी ना हो। तो ऐसे बहुत सारी लाइनें हम पढ़ते थे, अपने स्कूल में सुना देते थे। फिर पापा की एक लाइन थी, वो तेरे इश्क में गम का मारा नहीं हूँ, मैं ब्याह धरा हूँ, कुंवारा नहीं हूँ, मैं खुद बाप हूँ 1.5 दर्जन का, लेकिन खुदा की कसम फिर भी हारा नहीं हूँ तेरे इश्क में। ये पापा की लाइनें हम सब जगह सुना दिया करते थे, तो लोग ताली बजाते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। तो इस तरह से ये जो कॉमेडी के कीड़े हैं, जी जी, जम्स मेरे अंदर पापा की तरफ से आ गए हैं। तो हम 6 भाई 1 बहन, लेकिन ये वाले जम्स मेरे अंदर ही आए फादर के। तो फिर ऐसा शौक है सबको हंसाना करना। शुरू में नहीं मालूम था कि मेरा इसी में नाम होगा या लोग इसी में मुझे इतना प्यार करेंगे। तो हम तो ऐसे शौकिया किया करते थे। कोई दोस्त बुला ले गया, उसके घर पे कुछ सुना दिया, कोई चुटकुले सुना दिए। किसी का दोस्त का बर्थडे है, वहाँ हम चले गए, वहाँ अमिताभ बच्चन बने हुए हैं, तो उनके डायलॉग सुना रहे हैं। तो तब तो ना मुझे पता था कि ये कोई काम है या ये कोई प्रोफेशन होता है। करके आते तो बहुत लोग बल्कि डांटते भी थे, घर वाले। अच्छा। सब लोग डांटते, ये क्या जोकराई करते रहते हो और ये लोफड़ाई करते रहते हो, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये करो वो करो। हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ंता थे, पढ़ाकू, तो बल्कि उनके घर वालों ने कहा था कि हमसे दूर रहें। अच्छा। हाँ, कि आके तुम लोगों को डायलॉग सुनाता है शोले के, और वो करता है और तुम्हें डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे कई दोस्त हैं जिनके घर में जाता था, तो दोस्त घर पे है, लेकिन उनकी मम्मी कह देती थी, बेटा वो नहीं है, वो अपनी आंटी के घर गया है। तुम कि ये तो ऐसे ही है, चुटकुले सुनाने वाला और फिल्में देखने वाला बिगड़ा हुआ लड़का। तो अच्छा, वो लोग भी सही थे अपनी जगह, मेरे पेरेंट्स भी सही थे। कहते ये क्या जोकरी लफड़ाई करते हो, घर वालों की बदनामी होती है। वो इसलिए सही थे कि तब तक इस आर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, ये आर्ट बनी नहीं थी। लोग गायक को जानते थे, सिंगर को जानते थे, गज़ल वाले को जानते थे, भजन वाले को जानते थे, हीरो हीरोइन को जानते थे, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा दौर में अभी वो ट्रेंड नहीं डेवलप हुआ, कुछ था ही नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन होते ही नहीं थे। जो कॉमेडियन होते भी थे वो फिल्म वाले होते थे, मूवी कॉमेडियन, लेकिन ये ट्रेंड नहीं था, इसलिए सब लोग मना करते थे।
और ठीक है, ज़िंदगी में आदमी कोई भी नई चीज़ जब क्रिएट करता है तो उसे पागल भी कहा जाता है और उस पर हंसते भी लोग हैं, तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से करते करते मैंने एक्चुअली पूरी तरह जो मेरे अंदर पागलपन आया वो मैंने मूवी देखी सबसे पहले दीवार, अमिताभ बच्चन वाली, फिर शोले। तो उसके पहले मैंने मूवी नहीं देखी थी। टीवी तो था ही नहीं घर पे, टेलीविज़न नहीं था, और टीवी पे बाद में आया पड़ोसी के यहाँ, तो फिर उनके यहाँ हम लोग जाते थे पिक्चर देखने जो संडे को आती थी। तो दीवार और शोले देखने से अमिताभ बच्चन का मेरे अंदर एक ज़बरदस्त इम्प्रेशन आ गया और मेरे आइडियल बन गए अमिताभ बच्चन। मुझे बहुत अच्छे लगने लगे और घर पे फ़ोटो उनकी लगा दी और उन्हीं की तरह बालों का स्टाइल भी कर लिया, और मुझे जूनियर अमिताभ लोग कहने लगे कानपुर में, तो उनके सब डायलॉग सुनाता था। वो करते 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 उसने उसको बोला, उसने उसको बताया, वहाँ से किसी और ने सुना, करते धीरे धीरे नाम होना शुरू हो गया। तो जब कानपुर में लोग मुझे जानने लगे तो मुझे लगा इसके आगे क्या है, तो फिर मैं यहाँ से आप बॉम्बे चला गया। तो देखते देखते फिर एक लंबी स्ट्रगल कहानी है, बहुत संघर्ष रहा, फिर जाके राजीव श्रीवास्तव तैयार हुआ। सर, अब आप वर्तमान में यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरपर्सन हैं, आप बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। आपने अभी हाल ही में बहुत सी रैलियां की, चुनाव कैंपेनिंग किया, उसमें वहाँ के लोगों से जब आप मिले तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं जहाँ जहाँ प्रचार के लिए भेजा पार्टी ने, खूब अच्छी भीड़ आती थी और सबको मैं समझाता था, गंभीर होकर समझाता था, फिर लगता था बहुत गंभीर तो नहीं हो रहा हूँ, तो बीच में हंसा भी देता था। ऐसे करके मैं उड़ीसा एंड बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू, इस तरफ मैं प्रचार के लिए भेजा गया, दिल्ली में भी। सो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, खूब भीड़ आती थी, सब सुनते थे। अब मेरी वजह से क्या हुआ वो तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। जीत तो मिली है नेचुरली मोदी जी की वजह से और योगी जी की वजह से और अमित शाह, ये तीन लोगों की वजह से ये सरकार दोबारा बनी है। लेकिन मुझे मज़ा आता था उन लोगों के बीच, उनका प्यार देख के, उनका रिस्पांस देख के। एक बार तो क्या हुआ, हम लोग रोड शो कर रहे थे कलकत्ता में, तो जो कैंडिडेट था वो भी खड़ा हुआ था जीप में, इधर मैं भी ऊपर बोनट पे खड़ा हुआ था, हार वार पहने हुए थे। तो इधर जो मकान थे तो उधर वो कैंडिडेट ने भी ऐसे ऐसे किया हुआ था और जीप चल रही थी, सब ऊपर हम लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे जीप जा रही, आँख बंद किए हुए। सडनली मैंने उससे कैंडिडेट से कहा, दादा दादा आँख खोलो, मकान खत्म हो गए, खेत चालू हो गए, आगे तो पेड़ है। वो मज़ा आया, तो वो भी बहुत मज़ाकिया था। तो जम्मू में हम लोग एक रोड शो पे जा रहे थे, तो हमने कैंडिडेट से कहा कितने रोड शो कर लिए, तो बोले 4-5 रोड शो कर लिया। हमने बहुत रोड शो कर रहे हो, तो बोले वो रोड शो में मज़ा आता है। हमने क्या मज़ा आता है, तो बोले ट्रक के ऊपर खड़े होके जब रोड शो निकलता है तो सबके घर में झांक लेते हैं कि किसके घर में क्या पक रहा है, इनका ये खाना बन रहा है, ये तो हमने कहा ताक झांक करने के लिए रोड शो करते हो। तो ऐसे बहुत ह्यूमर आ रहे थे। और बहुत जगह हम लोग हेलीकॉप्टर से जाते थे इंटीरियर में, छोटे छोटे गांव में उड़ीसा के अंदर, तो जाहिर है वहाँ के बच्चों ने हेलीकॉप्टर ही नहीं देखा कभी। तो सब हम लोग ऊपर से देखते थे, सब बच्चे गांव के सब ऐसे भाग के सब आगे ऐसे हाथ दिखाते थे। तो एक दो बार तो पायलट बोला मैं यहाँ नहीं उतारूंगा। बोले क्या हुआ, बोले नहीं नीचे 1-2 पुलिस वाले खड़े हैं, ये सब बच्चे उसमें लैंडिंग पैड पे सब खड़े हुए हैं। तो हमने कहा यार, अब ऊपर ही वो घुमा रहा है हेलीकॉप्टर, यूं ऐसे घुमा रहा है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ उतर रहा है, और उतारा नहीं उतारा एक आध बार। बोले नहीं यहाँ तो रिस्क है, सब बच्चे हेलीपैड पे ही बैठ गए
वो सब कुर्सी ऐसे पालथी मार के ऐसे बैठ गए, ऐसे हेलीकॉप्टर देख रहे, तो वो नहीं हुआ। और बड़ा एक एक्सपीरियंस मज़ेदार हुआ गुजरात और उस तरफ की। अच्छा, हेलीकॉप्टर से कम गिने चुने नेता इतने, तो हेलीकॉप्टर वाला क्या करता था, एक नेता को छोड़ के उसका भाषण शुरू हुआ, दूसरे को लेना चला जाता था, उसको छोड़ के वहाँ छोड़ के आता था, फिर वहाँ से आता था। तो कई बार क्या होता है कि इसको छोड़ा, इसने बोलना शुरू किया, बाद में वो आया ही नहीं, क्योंकि वो जहाँ गया वहाँ धूप कम हो गई, रोशनी नहीं है, तो उसने वो तो हेलीकॉप्टर तो शाम को तो चलते नहीं है, तो अभी यहाँ बैठा वेट कर रहा है हेलीकॉप्टर का, ऐसे आसमान में देख रहे हैं। फिर खबर आती थी तो कई बार जाते थे हेलीकॉप्टर से, आते थे टेम्पो से। सर, आपके ऊपर बहुत से लोग सुनने में आया, कहते हैं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी की बहुत अच्छी करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी की बहुत अच्छी करते हैं, बहुत से नेताओं की। ये भी कहा जाता है कि अब आप बीजेपी में तो आप मोदी जी की एक्टिंग क्यों नहीं करते? हाँ, ये सवाल कई लोगों ने कहा, कहने लगा बहुत सारे नेताओं की तो करते हैं मिमिक्री, लालू हो, मुलायम हो, अब तो आप बीजेपी में हो, तो मोदी जी की तो करोगे नहीं। हमने कहा ये आपकी गलतफहमी है, मोदी जी जैसा नेता तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। मोदी जी ने बुला के मुझसे कहा कि देखो, जब मंच पे रहना और जब पब्लिक सामने हो और जब मिमिक्री कर रहे हो, उड़ा रहे हो तो सबकी उड़ाओ। वो कह रहे हैं अगर की नकल कर रहे हो, अमिताभ बच्चन की कर रहे हो, तो मोदी जी बोले मेरी भी करो और मेरे ऊपर भी जोक सुनाओ। बस लोग हंसते हैं, जिस चीज़ में लोगों को आनंद आए वो करो। और फिर धीरे से बोले, अरे भाई, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जितना आप हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। तो हमने मोदी जी से कहा लीजिए फिर सुनिए। तो हमने कहा सर, मैं पिछले दिनों लखनऊ महोत्सव में गया था, तो दिन में हम घूम रहे थे, वहाँ चाट खाने के लिए चक्कर मार रहे थे लखनऊ महोत्सव में, तो एक तंबू से आवाज़ आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, 100 रुपये में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, आइए भाई साहब 100 रुपीज़ में प्रधानमंत्री बनिए, बहन जी, ओ भाई साहब, ओ बहन जी, नया फार्मूला, 100 रुपये में प्रधानमंत्री बनिए। हमने कहा सर, मैंने 100 रुपये दिया, अंदर गया, वो कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। कहने लगा पहली सीढ़ी यही है। सर, आज के जो कॉमेडी शोज हैं, इसमें जो कॉमेडी का जो एक ट्रेंड चल रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समय के हिसाब से सब चीज़ें चेंज होती हैं। मैं जो अपनी कॉमेडी करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि पारिवारिक हो, हाँ, अगर टीवी के सामने पापा मम्मी चाचा चाची भतीजे सब बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसा चुटकुला, कोई ऐसा जोक्स ना बोलूं कि वो ऑकवर्ड हो जाए या इधर उधर देखने लगे। तो मेरे अपने संस्कार हैं, मैं वहाँ से उस तरह की परवरिश से आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, तो वो चीज़ें हैं। अब जो लड़के बम्बई में कर रहे हैं, आजकल नए नए लड़के निकले हुए हैं, गोविंदा का भांजा है, कृष्णा है, फिर वीआईपी है, सिद्धार्थ है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। अब ये लोग जहाँ पढ़े लिखे हैं, ये लोग जिन कॉन्वेंट टाइप वाले में थोड़ा इंग्लिश माहौल में ये लोग रहे हैं, ठीक है, ये खुल के बात करते हैं। ये कहते हैं जो स्कूलों में हम लोग जैसे गुरु मौज लेते थे ना, हम वही बात करते हैं। तो हमको लगता है इनका कि ये लोग अश्लील है, या हमको लगता है ये लोग डबल मीनिंग क्यों बात कर रहे हैं। वो हम लोग को कहते हैं भैया आप लोग सब चीज़ ढकी छुपी बोलते थे, हम लोग साफ साफ बोलते हैं। हम वही भाषा यूज़ करते हैं जो हम अपने कैंटीन में यूज़ करते थे, जो चौराहे पे मोहल्ले में गुरु जैसे बात करते हैं हम लोग वही बात करते हैं। हम तो हमें कई बार लगता है यार ठीक है, अतः चलो एक बार कॉमेडियन को समझा भी दिया जाए कि यार वल्गर नहीं होना चाहिए, इस तरह से अश्लील नहीं होना चाहिए,
ये रोक भी लें, लेकिन अभी हर एक के मोबाइल पे इंटरनेट है। नेट पे तो आजकल के बच्चे सब देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं। हमारे साथी बंद कर देंगे लेकिन वो तो इंटरनेशनल शो देख रहे हैं, इंग्लिश शो भी देख रहे हैं, तो वहाँ तो पूरा ओपन है। तो ये रोकथाम करना बहुत मुश्किल होगा। जो विदेशी जो सामग्री आ रही है, तो मुझे लगता है पहले उसको थोड़ा वो कंट्रोल करना चाहिए। वो उसका कोई कानून है, कोई लॉ है रोकने के लिए। बाकी अच्छा कर रहे हैं लड़के। कपिल बहुत अच्छा कर रहा है, सुनील तो अच्छा है ही, सुनील ग्रोवर ही इज़ वेरी टैलेंटेड। सर, आप कॉमेडी से आपकी शुरुआत हुई, आपको राजनीति में आने के बहुत से अवसर मिले और ऐसा भी चर्चा में होना कि हाँ अब आप राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए और तुरंत ही आप बैकआउट हो गए, लेकिन प्रेजेंटली आप जो है अब बीजेपी से जुड़ गए हैं, चेयरपर्सन भी हैं उसके फिल्म एसोसिएशन विकास परिषद के यूपी के। आपको मतलब क्या लगता है कि आप एक तरफ तो राजनीति में, दूसरी तरफ कॉमेडी में है, तो इन दोनों चीज़ों में आप सामंजस्य कैसे बनाते हैं? हाँ, ये बात है, बहुत मुश्किल होता है। जब मैं पॉलिटिकल ज़्यादा प्रोग्राम में रहता हूँ, रैली में जा रहा हूँ या राजनाथ जी के साथ जा रहा हूँ, अमित शाह जी के साथ मीटिंग में हूँ, योगी जी के साथ कहीं मंच शेयर कर रहा हूँ, तब लोग कहने लगते हैं क्या भैया अब कॉमेडी शो छोड़ दिए, अब पॉलिटिशियन हो गए। तो मन में ऐसा लगता है यार कि वो तो नहीं छोड़ना है यार, कॉमेडी वही तो मेरी पहचान है, वहीं से तो निकल के आया हूँ। तब तो मुझे इन लोगों ने बुलाया, कॉमेडी ने जब मुझे एक मुकाम दिया, तब इन लोगों की नज़र मेरे पे पड़ी, तो उसको हम बीच में तो नहीं छोड़ सकते। इस बात से अमित शाह जी और मोदी जी दोनों लोगों ने खुद से कहा, मुझसे स्वयं कहा, बोले सब करो, समाज सेवा कर रहे हो करो, कुछ सोशल कॉज में भाग ले रहे हो भाग लो, बीजेपी के लिए कुछ काम कर रहे हो ज़रूर करो, लेकिन बोले आप कॉमेडी शो ज़रूर करना। और बोले वो हम लोगों को भी अच्छा लगता है और आप हंसाते हो, तो ये भी तो एक पुण्य का ही काम है। तो ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ज़्यादा कॉमेडी शो में रहो, पता चला मैं लखनऊ महोत्सव कर रहा हूँ, त्रिवेणी महोत्सव कर रहा हूँ, ताज महोत्सव कर रहा हूँ, तब लोग कहने लगते हैं कि यार वो पॉलिटिक्स के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं, ये लफ्ज़ आ जाता है। हाँ, कि अरे वो तो कॉमेडी शो में बिजी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं दोनों के साथ न्याय करूँगा, ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा वक्त दूंगा उसको। मोदी जी से इंस्पायर हो मोदी जी ने बिल्कुल अपने बहुत सारे सोने का टाइम भी कट कर रखा है, उस काम में भी वो सोने के बजाय वो घंटे बचा के उसमें भी काम कर लेते हैं। सर, अंत में हम चाहेंगे कि लखनऊ वालों के लिए गजोदर भैया के स्टाइल में आप एक मैसेज दीजिए हमारे चैनल के जरिए। अरे गुरु ऐसा है, समझे, हमें यार हंसो हंसाओ, समझे, और गुरु है क्या जिंदगी में, है जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मेरा तो यही कहना है कि घर से बाहर निकलो तो हंसो, मुस्कुराओ, रिक्शे वाले के पास जाओ मुस्कुराओ, ऑफिस पहुंचो हंसो, प्यून मिले हंसो, बॉस मिले हंसो, चौकीदार मिले हंसो, पक्का आपको लोग पागल कहेंगे लेकिन हंसते रहो। अभी मैंने एक कैरेक्टर हमारे गांव में थे, गजूदर तो खैर काफ़ी कर लिया मैंने, एक और थे वो बेचारे ब्लाइंड थे, यहाँ उन्नाव ज़िले में, हमारा ननिहाल है आगे बीघापुर की तरफ, बीघापुर, हाँ, बिफोर लालगंज। अच्छा, हाँ, तो वहाँ एक थे ब्लाइंड हैं, तो मैंने उनको भी ध्यान में रख के कुछ चीज़ें बनाई उनकी।
अरे बच्चा राजू, ये सोच लो बच्चा, कांग्रेस की हालत ऐसी हुई गई है कि जैसे तुम भंडारा खाए गए हो, तुमको पूरी कचौड़ी भी नहीं मिली, और बाहर निकलो तुम्हारा चप्पलों चोरी हुई गए। आज हालत हुई गई कांग्रेस की। बच्चा हमका मिले राम गोपाल यादव के लड़का, हम उनके राम गोपाल यादव के लड़का से कहा तुम हार गए हो तो खुश रहे, कहन हम हार गए तो का भा मुरली देवरा के लड़का हारेगा। तो मुरली देवरा के लड़का से पूछा तो कहन हम हार गए तो का भा हुड्डा का लड़का हारेगा। हम हुड्डा के लड़का से पूछा तुम काहे हार गए हो, कहन हम हार गए तो का भा सिंधिया का लड़का हारेगा। सिंधिया के लड़का से पूछा तुम काहे खुश हो, कहन हम हार गए तो का भा गहलोत का लड़का भी हारेगा। हम कहा तुम लोग बड़े खुश हो, सबका हम एक साथ बैठावा। फिर हम कहा तुम लोग काहे खुश हो, तो सब एक साथ बोले हम लोग हारे तो का बा सोनिया गांधी के लड़का हारेगा। आओ बच्चा, हाँ बैठ जाओ। हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, ये साल गर्मी बहुत पड़ रही। गर्मी में बेटा एक बात है बच्चा, गर्मी में एक चीज देखो, कबो तुमका ठंडी ना लगी,